नदी किनारे वाली अनाथ बहनों का फैंसी ड्रेस बुटीक। अरे मालती, तुमने तो मेरा ब्लाउज बहुत ही अच्छा सिला है। शुक्रिया गायत्री, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे हाथ के सिले कपड़े पसंद आए। गायत्री के वहां से जाने के बाद, देख रही हो, तुम्हारी माँ की सिलाई यहाँ पर सबको बहुत पसंद आती है। अरे मैं कहती हूँ मेरे रहते तुम भी सिलाई मशीन का थोड़ा बहुत काम सीख लो। कल को मैं नहीं रही तो तुम्हारे हाथ में किसी चीज का तो हुनर रहेगा। अरे माँ, कैसी मनहूस बातें करती हो, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और हम सिलाई मशीन में आपकी थोड़ी बहुत मदद करवाते तो हैं, बस वही बहुत है। गरीब मालती किराए के घर में रहकर अपनी 5 बेटियों का पेट सिलाई मशीन पर कपड़े सिलकर पाल रही थी। तभी एक दिन अचानक जब मालती की 5 बेटियां स्कूल और कोचिंग गई हुई होती हैं और मालती सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है कि तभी उसको अचानक दिल का दौरा पड़ता है। कोई है, मेरे दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मालती का दर्द बढ़ता ही जाता है और वो वही सिलाई मशीन के पास ही अपना दम तोड़ देती है। कुछ देर बाद मालती की 5 बेटियां घर आती हैं। ये हमारी माँ को क्या हुआ? माँ के मुंह से झाग क्यों आ रहा है? शीतल, जाओ आसपास के लोगों को बुला कर ले आओ। गांव के सभी लोग मालती को ऐसी हालत में देखकर समझ जाते हैं कि मालती अब इस दुनिया में नहीं रही। गोपाल काका, गोपाल काका, मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इन्हें उठाइए ना। शीतल बेटिया, हौसला रख और अपनी छोटी छोटी बहनों को संभाल। अब तुझे ही आगे की चीजें देखनी है क्योंकि तेरी माँ अब इस दुनिया से चल बसी है। अब सभी गांव वाले 5 अनाथ बहनों की मां का अंतिम संस्कार करवाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। 5 अनाथ बहनों पर दुखों का पहाड़ टूट रहा होता है कि तभी मकान मालिक आकर उनके साथ झगड़ने लगता है। चलो, बहुत मुफ्त के दिन काट लिए मेरे मकान में, अब मेरा घर फौरन खाली करो। तुम्हारी माँ तो जैसे तैसे सिलाई मशीन चलाकर इस घर का किराया भर देती थी, पर तुम 5 बहनों के पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। तुम कैसे इस घर का किराया भरोगी? ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी छोटी छोटी बहनों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इन सब की चिंता तुम मत करो और मेरा घर खाली करो। अब 5 अनाथ बहनें अपनी माँ की सिलाई मशीन और घर के सामान की मोटरी बनाकर घर से निकल जाती हैं और घर की तलाश में दर दर भटकने लगती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज गर्मी और बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं अब चल नहीं पा रही हूँ। बस थोड़ी दूर की बात है और बाबू बस थोड़ी दूर और चल लो, फिर इस रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है, वहाँ पहुंचकर मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाऊंगी। अब 5 अनाथ बहनें चलते चलते एक बहुत बड़ी नदी के पास आती और वहाँ आकर बैठ जाती हैं। दीदी, दीदी, आज कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, यहाँ इस नदी किनारे सुकून और शांति दोनों ही बहुत ज्यादा है। सुकून तो है पर इस सुकून में एक बेचैनी है, माँ के चले जाने की बेचैनी। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। आखिर क्यों वो हम सबको छोड़कर चली गई? आंखों में आंसू मत लाओ सौम्या, हमारी छोटी बहनें देखेंगी तो वो घबरा जाएंगी। कुछ देर बाद सौम्या की दोनों छोटी बहन पीहू और मिंटू नदी किनारे जमी मिट्टी से खेल रही होती हैं, जिसे देख शीतल, शिवानी और सौम्या तीनों को ही एक आइडिया आता है। शीतल, शिवानी, वो देखो कैसे हमारी छोटी बहनें नदी के पास जमी मिट्टी से खिलौने बनाकर खेल रही हैं। क्यों ना हम भी इसी मिट्टी के सहारे से अपना एक खुद का छोटा सा घर बनाकर तैयार करें? आइडिया बुरा नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब शीतल, शिवानी और सौम्या मिलकर नदी के पास की मिट्टी को इकट्ठा करती हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर कई दिनों तक कड़ी मेहनत में भूखी प्यासी रहकर अपना मिट्टी का घर तैयार करती हैं। शिवानी, सौम्या, हमने अपना मिट्टी का घर तो बनाकर तैयार कर लिया, पर आगे की चीजें करने के लिए ना तो हमारे पास कोई पैसा है और ना ही हमारे पास कोई जॉब है। माँ की अनचाही मौत के कारण हम लोगों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। तभी शीतल और शिवानी की नजर अपनी दोनों छोटी बहन पर जाती है, जहाँ उनकी दोनों छोटी बहन अपनी माँ की सिलाई मशीन को घुमा घुमा कर खेल रही होती हैं। मोटा पेट, सड़क पर लेट, आई गाड़ी, फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 101, गाड़ी गई इंडिया गेट। लाओ इधर दो अम्मा की सिलाई मशीन, अब इसे मैं चलाऊंगी। 1 सेकेंड, हम इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे पास हमारी माँ की सिलाई मशीन है ना। तुमने सही कहा, अब माँ की सिलाई मशीन ही हमारा सहारा बनेगी। अब तीनों बहनें मोटरी से अपनी माँ की पुरानी साड़ियाँ निकालती हैं और घर के बाहर आकर नदी के पास बैठकर सिलाई मशीन से अपनी बहन के लिए एक फैंसी फ्रॉक सूट सिलती हैं। अगले दिन शीतल और शिवानी नदी के पास बर्तन धो रही होती हैं।
अरे तुम दोनों ने ये इतना खूबसूरत फैंसी सूट कहाँ से लिया? ये फैंसी सूट ये तो हमने खुद सिला है। क्या सचमुच? अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरे लिए भी एक फैंसी सूट सिल दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। अब अगले ही दिन शिप्रा कपड़ा लेकर पांचों अनाथ बहनों के घर पहुंचती है। ये देखो मैं कपड़ा ले आई, अब तुम मेरे लिए भी एक फैंसी सूट बनाकर तैयार कर दो। ठीक है, हम 2 दिन में तुम्हारा ये फैंसी सूट तैयार कर देते हैं। अब तीनों बहन मिलकर शिप्रा का सूट सिलना शुरू करती हैं। एक बहन कपड़े की कटिंग करती है, जिसके बाद सौम्या उस पर सिलाई और शीतल सूट पर तुरपाई। यह 2 दिन बाद शिप्रा सूट लेने आती है। शिप्रा तुम आ गई, ये लो तुम अपना सूट ट्राई कर लो। शिप्रा अपना फैंसी सूट पहन कर आती है। अरे वाह सचमुच, तुमने तो मेरा ये फैंसी सूट बहुत ही कमाल का सिला है। ये पकड़ो अपने फैंसी सूट सिलाई के पैसे, पूरे 1000 रुपए। थैंक यू शिप्रा। अब इसी तरह शीतल, शिवानी, सौम्या नदी के पास बैठकर सिलाई मशीन से अपनी छोटी छोटी बहनों के लिए भी फैंसी कपड़े सिलने लगती हैं। तभी एक दिन सौम्या के पास गांव की प्रियांशी फोन लेकर पहुंचती है। सुनिए, क्या आप इस फोन में दिखने वाली ये फैंसी गाउन मेरे लिए सिल देंगी? क्यों नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। अब शीतल, सौम्या, शिवानी बाजार से सस्ते कपड़े, लेस, मोती, गोटे, सितारे खरीद कर घर आती हैं और प्रियांशी के फैंसी गाउन को सिलने में लगती हैं। लाओ, मैं गाउन के नेक पर गोटे लगा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद तुम मुझे ये दे देना, मैं इसके नीचे लेस और तुरपाई कर दूंगी। अब 3 से 4 दिन बाद प्रियांशी अपना फैंसी गाउन लेने आती है। अरे प्रियांशी, आ गई तुम? लो, इसे एक बार पहनकर दिखा दो। प्रियांशी गाउन पहनकर आती है। ओह माय गॉड, इतना फैंसी गाउन तो मैंने आज से पहले कभी नहीं पहना। शुक्रिया प्रियांशी, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें हमारे हाथ का सिला फैंसी गाउन पसंद आया। अब देखते ही देखते पांचों अनाथ बहनों की आमदनी बढ़ जाती है और वह अब नदी के पास ही छोटा सा फैंसी ड्रेस बुटीक खोलती हैं और एक मोबाइल फोन भी खरीदती हैं, जिससे अब वह मोबाइल से फैंसी ड्रेस देखकर सिलना शुरू कर देती हैं। शीतल, सौम्या, शिवानी, मैं बहुत 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 खुश हूँ। जिस फैंसी ड्रेस को मैं मॉल में खरीदते समय 100 बार सोचती थी, तुमने उस 1 पीस फैंसी ड्रेस को कम दामों में इतना खूबसूरत सिलकर तैयार कर दिया। थैंक यू राधिका, आप लोगों की इन्हीं बातों से तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा करने की कोशिश करती हैं। अब पांचों अनाथ बहनों की फैंसी ड्रेस बुटीक के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। तभी एक रोज उनकी बुटीक में एक माधुरी नाम की लड़की आती है। मैंने आपकी फैंसी ड्रेस बुटीक के चर्चे बहुत सुने हैं, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ मैं। दरअसल 5 दिन बाद मुझे एक मॉडलिंग शो पर जाना है और अगर मैं उस मॉडलिंग कॉन्सेप्ट को जीत गई तो मैं एक मशहूर फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी और मेरे पास फैंसी ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो माधुरी, हम तैयार करेंगे तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव फैंसी ड्रेस। थैंक यू। अब शिवानी, सौम्या, शीतल मार्केट आती हैं और वहां से पिंक कलर में सिल्क का कपड़ा खरीदती हैं और उसके बाद वह कपड़े के बने हुए ढेर सारे गुलाब के फूल खरीदती हैं और उन्हें लेकर घर आती हैं। शीतल, मैंने गाउन की कटिंग की है, मैं गाउन के बाजू को फूलों से तैयार कर रही हूँ और गाउन के निचले हिस्से के गहराई पर भी फूलों का वर्क कर रही हूँ ताकि ये गाउन और ज्यादा फैंसी लग सके। हाँ ये ठीक है, लाओ मैं इस पर फूलों का काम शुरू करती हूँ। मैं भी फूल लगाने में हेल्प कर देती हूँ। अब 3 से 4 दिन के अंदर तीनों बहन मिलकर प्रियांशी के लिए सुंदर फैंसी पिंक कलर का फ्लावर वाला गाउन बनाकर तैयार कर देती हैं, जिसे पहनकर प्रियांशी रेड कारपेट पर मॉडलिंग करती है, जिसे देख जजेस की निगाहें प्रियांशी के ऊपर से हटती नहीं है और वह मॉडलिंग कॉन्सर्ट जीत जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियांशी, तुम बनी हो इस फैशन डिजाइनर की फर्स्ट मॉडल। वैसे तुमने ये फैंसी ड्रेस कैसे प्रिपेयर की, क्योंकि इसे बनाना बहुत मुश्किल है। ये फैंसी ड्रेस, अच्छा चलिए मैं आपको उनसे मिलवा ही देती हूँ। ओके। प्रियांशी जज को लेकर पांचों अनाथ बहनों के फैंसी ड्रेस बुटीक पर लाती है। आप लोग, प्रियांशी ये कौन है? घबराओ मत, ये मेरे फैशन डिजाइनर कॉन्सर्ट के जजेस हैं, जिन्हें आपकी फैंसी ड्रेस बहुत पसंद आई। शुक्रिया। जी, वैसे अब हम चाहते हैं कि तुम इस तरह की फैंसी ड्रेस हमारी फैशन डिजाइनर आहूजा डिपार्टमेंट के लिए भी तैयार करो। सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकती कि आपने अपनी कंपनी में रखकर हम गरीब अनाथ बहनों की कितनी बड़ी मदद कर दी है। इस दिन के बाद से पांचों अनाथ बहनों की आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए ठीक हो जाती है और वो एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती हैं। और उनके संघर्ष और काबिलियत से हमें ये भी पता चल जाता है कि सफलता हासिल करने के लिए हमें हर बार डिग्री की जरूरत नहीं होती। कई बार हमारी काबिलियत और हमारे हाथ का हुनर भी हमें कामयाबी दिला सकती है। दर्जी से भरा गांव। माँ जी आपका ठीक है। घर के कामों से जल्दी से निपट कर सिलाई मशीन पर बैठ गई।
अब आपका सूट तो आराम से कल के लिए तैयार हो जाएगा। मैं भी जल्दी से काम निपटा लूं तो फिर मैं भी मशीन पर बैठूंगी और अपना सूट सिलूंगी। मैं आ गया माँ। मैं कपड़े बदल कर अपना कोट सिलने बैठ रहा हूँ। अरे बेटा, स्कूल से आते ही सिलाई मशीन, थोड़ा सा दम तो ले ले, बाद में सिलाई कर लेना। नहीं माँ, मेरे सारे दोस्त यही बातें करते हुए आए कि घर जाते ही वो सिलाई करेंगे। मैं भी सिलूंगा, आखिर कल को मुझे अपना कोट पैंट भी तो पहनना है। सोनाली के बेटे ने स्कूल से आकर दम भी नहीं लिया जो वो सिलाई करने को बैठ गया। कुछ देर के बाद सोनाली भी काम निपटाकर अपनी सिलाई मशीन पर बैठी और एक वक्त तो ऐसा आया जब सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी सड़कें सूनी पड़ी हुई थीं और ऐसे में बस हर घर से मशीन ही चलने की आवाज आ रही थी। माँ जी, लगता है फिर से गांव में सभी एक सिरे से बस सिलाई कर रहे हैं। बेटा जरा देखना तो सही, मेरे कुर्ते पर यह धागा सही लग जाएगा क्या? हाँ बाबा, एकदम एग्जैक्ट मैच है। सभी लोग ऐसे ही घरों में सिलाई कर रहे थे। बच्चों से लेकर बूढ़े जवान सभी सिलाई में ही बिजी थे। सभी ने लगभग शाम तक ऐसे ही मशीन चलाई और आज तो काफी काम घट गया। अब एक काम करता हूँ, जाकर खेत देख आता हूँ, बाकी की सिलाई रात में करूंगा। शाम होते ही फिर से सभी अपने बाकी के कामों में लग गए। आदमी खेत पर चले गए, बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे और औरतें घर के काम देखने लगी। ये कहानी है दर्जियों के गांव की, जहां के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को सिलाई करने का बेहद ही शौक था। हर कोई बस वक्त मिलते ही खाली ना बैठकर सिलाई करता था और गाँव में रोजाना एक घड़ी तो ऐसी भी आती थी जिसमें बस सभी की सिलाई मशीनों की ही आवाज आती है। आज भी सभी ने खूब सिलाई की। ऐसे ही अगले दिन, माँ जल्दी से चलो, अभी तो सवेर ही है, आज तो बाजार लगने का दिन है, हम जल्दी से कपड़ा खरीद कर लाएंगे। हाँ हाँ आ रही हूँ, मैं इस वक्त कहीं से भी सवेर नहीं है। तुझे नहीं पता, गांव की औरतें इस दिन का महीने भर इंतजार करती हैं। यहीं से तो सभी महीने भर को सिलने का कपड़ा खरीदती हैं। जल्दी चल, नहीं तो पाँव रखने की भी जगह ना मिलेगी। गांव से सभी लोग जल्दी जल्दी बाजार को जा रहे थे। गांव में हर महीने की आखिर में एक छोटा सा कपड़े का बाजार लगता था, जिससे ही सभी गांव के लोग कपड़ा खरीद पाते थे। दर्जी गांव बेहद ही पिछड़ा हुआ गांव था। वहां किसी भी चीज की सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से एक महीने में लगने वाले बाजार का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे और जब भी वो बाजार लगता था तब सभी उसके अंदर टूट कर पड़ते थे। आज भी सारा गांव खाली होकर बाजार में ही आया हुआ था। इतनी जल्दी जल्दी घर से निकल कर आए हुए हैं बहू, लेकिन फिर भी देख कितनी भीड़ हो गई है। अरे भाई, उस काले थान में से 2 मीटर कपड़ा दे दे। बहन, क्यों मेरे ऊपर लटक रही हो? भैया, इस काले कपड़े के फूलों में मिलाकर इसकी सलवार भी दे देना। हे भगवान! सभी ऐसे ही परेशान थे। कुछ आगे से कैसे कैसे कपड़े खरीद रहे थे तो कुछ पीछे से धक्का मुक्की करते। ऐसे ही हर महीने के आखिर को होता था। किसी को अपनी पसंद का कपड़ा मिल जाता तो कोई बस वो ले जाता था जो उसे मिल जाए। इन कुछ दुकानदारों को खूब पता चल गया है कि हमारे गांव में कपड़ा नहीं मिलता, यहाँ आकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं ये लोग। ये कॉटन का कपड़ा भी मुझे 300 रुपए मीटर मिला, लेकिन अच्छा लग रहा था तो बस मुझसे छोड़ा नहीं गया। मुझे तो पीछे से जो मिल गया बस मैं तो वही ले आई। भीड़ को चीर कर आगे जाना बड़ा मुश्किल है, बस मुझे तो जो हत्थे चढ़ा मैं ले आई। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कल मुखिया जी के घर होने वाली दावत के लिए तुमने कपड़े बना लिए? हाँ, बस मेरी ड्रेस बनने ही वाली है। देखना, मेरी ड्रेस सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। मेरी भी ड्रेस कुछ कम नहीं लगेगी। सभी मुखिया के घर होने वाले फंक्शन के लिए एक्साइटेड थे। बच्चे से लेकर बूढ़े, जवान, आदमी, औरतें, सभी के सभी ने घरों में अपने लिए कपड़े बना लिए थे और सभी कंपटीशन में थे कि वही सबसे अच्छा कपड़ा पहने। देखते ही देखते आज का दिन भी खत्म हुआ और वो दिन भी आ गया जिसका हर गांव वाले को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आज मुखिया के घर दावत थी, जहां जाने को सभी ने अपने अपने घरों में कपड़े सिले थे। माँ जी, जरा देख कर तो बताओ कि मेरी अनारकली ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, जरा ब्लाउज तो देख। मैंने सेम टू सेम वैसा ब्लाउज बनाया जैसा मेरी जवानी में चलता था। बहू, वैसे आज की पार्टी में तो बस हम दोनों ही दिखाई देने चाहिए, कोई और हमारे आगे ना दिखे। जमुना की ही तरह हर औरत और हर कोई बस यही सोच रहा था कि आज बस वही चमके, क्योंकि ये एक दर्जियों का गांव था। इसमें हर कोई अपने कपड़े खुद सिलता और खुद ही डिजाइन करता था। कुछ ही देर में पूरी गांव की भीड़ मुखिया के घर को पहुंच गई, जहां पार्टी शुरू हुई। अच्छा, तो तुमने इस फंक्शन के लिए अनारकली बनाई है? अच्छी है लेकिन पुरानी है। मैंने तो लेटेस्ट ट्रेंड फर्शी सलवार का सूट बनाया है।
दिख ही रहा है। अरे देखो रेशा क्या पहन कर आई है, राजस्थानी लहंगा। सभी ऐसे ही एक दूसरे के फैशन को देख रहे थे। बच्चे भी आपस में ही ऐसे ही मग्न थे। देखो मैंने तो अपने लिए परी वाली ड्रेस सिली है, तुम ही बनो परी, मैंने तो मॉडल वाली ड्रेस बनाई है। सभी ऐसे ही पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। सभी ने ऐसे ही पार्टी को एंजॉय किया। एक तरफ जहां सभी पार्टी में थे, वहीं उन्हें ये खबर भी नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा था। अरे इन लोगों को क्या लगता है कि सिलाई मशीन चला चला कर ये लोग अपने गांव का विकास कर लेंगे? मैं इन दर्जी गांव वालों की सभी मशीन उठवा दूंगा। अरे सुनो, सभी के घरों से मशीन ले आओ। इस गांव में कोई सिलाई मशीन नहीं रहनी चाहिए। मुकेश पास के ही गांव का एक जलने वाला आदमी था। मुकेश के एक ऑर्डर पर उसके आदमियों ने कमजोर घरों के दरवाजे तोड़कर उनमें से सिलाई मशीनें उठाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब सभी पार्टी से घर को लौटे तो घर से अपनी सिलाई मशीनों को गायब देखकर सभी के घरों में कोहराम मच गया। ये भगवान, मेरी सिलाई मशीन कौन चुरा ले गया? किस सत्यानाशी ने चुराई मेरी मशीन? माँ जी, मेरी भी सिलाई मशीन नहीं है अंदर तो। तभी ऐसे ही बहुत ज्यादा घबरा गए, जिसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर मुखिया के घर को पहुंचे और अपने घर में घटी हुई घटनाओं के बारे में बताया। हो ना हो, ये यकीनन बराबर वाले गांव के लोगों का ही काम है, लेकिन पता कैसे चले? उन्होंने जानबूझकर उस जगह से चोरी की जहां गरीब घर थे और कोई सीसीटीवी भी नहीं था। हम पुलिस को भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी कंप्लेन लिखने के लिए पैसे मांगती है। क्या करें? मुखिया जी, हमारी सिलाई मशीनें बस मशीनें नहीं थी, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। उसी की वजह से हमारा गांव दर्जी गांव कहलाया गया है। अब हम किस पर अपने कपड़ों को सिलेंगे? मुझे भी कपड़े सिलने थे, अब मैं क्या करूँगा? मैं समझता हूँ कि हमारे दर्जी गांव में सिलाई मशीनें बहुत अहम हैं। बाजू वाले गांव वालों ने यह सब डर की वजह से किया होगा कि कहीं हम अपनी इसी कला से विकसित न हो जाएं। लेकिन अब अगर बात छिड़ी है तो चलो इसे आगे भी बढ़ा देते हैं। मेरे घर में पूरी 20 मशीनें हैं और सारी की सारी सही सलामत हैं। जितने भी गांव के उम्दा टेलर हैं, मैं इन मशीनों को उनमें बांट दूंगा। तुम लोग उस पर कपड़े सिलना, जिसको हम जगह जगह अपने दर्जी गांव के नाम से बेचेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे गांव वाले इतना तो हुनर रखते हैं कि अच्छे और डिजाइनर कपड़े वो सिल लें। अनिल की बात को सुनकर सभी गांव वाले शांत हुए। अनिल ने जो बोला वही किया। उसने अपने कारखाने में गांव वालों को लगा लिया, जिसमें अच्छे टेलरों में बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, बच्चे, बूढ़े आदमी और जवान आदमी सभी शामिल थे। उन सभी ने मिलकर कपड़े बनाए, जिनको बेचने को भी वो लोग ही निकले और शहर में दर्जी गांव के कपड़े बहुत ही धड़ल्ले से बिके। देखते ही देखते ऐसे ही वक्त गुजरा और अब दर्जी गांव को सभी लोग शहर में जानने लगे थे। ऐसे ही आज भी वो कपड़े ही बेच रहे थे कि उनके पास एक बड़ा डीलर आया। तुम सभी दर्जी गांव से है ना? मैंने तुम्हारी क्रिएटिविटी और डिजाइन्स देखे हैं, ये जो यकीनन काबिले तारीफ है। तुम सभी बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देखिए, मैं एक डिजाइनर हूँ जो मॉडल्स को कपड़े पहनाता हूँ। अगर तुम लोग मुझसे जुड़ जाओ तो तुम अपनी कला को और फैला पाओगे। रमेश की बात को सभी ने खुशी से मान लिया। बस फिर क्या था, आज का दिन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। रमेश से डील मिलने के बाद लगभग सभी गांव वाले डिजाइनर की ही तरह काम करने लगे। अब सभी ने दोबारा सिलाई मशीनें ले ली थी, जिसकी वजह से दर्जी गांव में भी तरक्की हुई। गांव मशहूर होने से अब वहां काफी कपड़े बेचने वाले व्यापारी भी आने लगे थे और दर्जी गांव आज अपनी कला से दर्जी गांव के नाम से फेमस था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।